हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत 7वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आने वाले चौथे टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमें भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां या जनरेशन का अध्ययन करना है। लेकिन इन पीढ़ियों को, इन जनरेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ अंतरिक्ष के विषय में भी जानना होगा कि आखिर अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, उपग्रह क्या होते हैं और इन उपग्रहों को किन किन कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, अर्थात जिन कक्षाओं पे इन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है वह कक्षाएं क्या होती हैं। जब हम इन्हें समझ लेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं और इनको प्रक्षेपित करने वाली जो प्रौद्योगिकी है वह क्या है और उनकी पीढ़ियां कौन कौन सी है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसे पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अंतरिक्ष को, अर्थात स्पेस विज्ञान को, कि अंतरिक्ष क्या कहलाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतरिक्ष। तो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जिसमें आसमान है, जिसमें आकाश गंगाएं हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी की बहुत सारी लेयर भी हैं वायु की, वो सभी अंतरिक्ष के अंतर्गत आ जाती है। अब अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से कृत्रिम उपग्रह, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी और अन्य सहायक प्रौद्योगिकी, जिनमें एंटीना, दूरदर्शी आदि सम्मिलित होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यहां समझने का प्रयास करना, यहां पर लिखा है कृत्रिम उपग्रह। ध्यान रखिए, उपग्रह क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो पृथ्वी या कोई भी ग्रह, आपने भूगोल के अंतर्गत दो चीजें पढ़ी होंगी कि ग्रह क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ग्रह क्या, तारे क्या होते हैं। तारे जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश कैसे होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा। उनमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और परिवर्तन से कुछ ऊर्जा उसमें उत्सर्जित होती है। इसके द्वारा उस तारे में खुद की ऊर्जा होती है। तो ऐसे पिंड जिनमें स्वयं की ऊर्जा होती है, जो आकाश गंगा का चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। ग्रह क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड जिनमें खुद की ऊर्जा नहीं होती, वह ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? अपने तारे से प्राप्त करते हैं और अपने तारे की ही क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। एक निश्चित पथ पर उस तारे की परिक्रमा करते रहते हैं। इनका निश्चित आकार होता है, निश्चित पथ पर यह परिक्रमा करते हैं। अब बात कर लेते हैं उपग्रह की। तो उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? उपग्रह। इनका आकार ग्रहों से छोटा होता है, ग्रहों के समान दिखाई देंगे। इनमें प्रकाश ग्रहों के समान नहीं होता। जैसे ग्रहों में प्रकाश नहीं होता, उसी तरीके से उपग्रहों में भी प्रकाश नहीं होता। बस इनका आकार कैसा होता है? ग्रहों से छोटा होता है। और दूसरी विशेषता होती है कि यह तारों की तो परिक्रमा करते हैं, लेकिन तारों के साथ साथ अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो वह सूर्य की परिक्रमा तो कर रहा है, साथ ही साथ पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। तो समझ में आया आपको कि तारा जो होता है उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह जो होता है एक निश्चित पथ पर तारे की परिक्रमा करता है, और जो उपग्रह होता है वह अपने ग्रह की परिक्रमा तो करता ही है। ग्रह की परिक्रमा के साथ जैसे ही ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता जाता है, वह ग्रह के साथ साथ, ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता जाता है। तो ये तो हुए तारा, ग्रह और उपग्रह। अब बात आती है कृत्रिम उपग्रह। तो ऐसे प्रक्षेपण यान, ऐसे उपग्रह होते हैं, कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिन्हें मानव द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं? इन्हें अंतरिक्ष में कैमरा लगा के इन्हें स्थापित कर सकते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर ही घूर्णन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के लंबवत घूर्णन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के किसी भी आकार में घूर्णन करते हैं। तो इससे पृथ्वी की प्रत्येक स्थिति का आकलन कर पाते हैं, प्रत्येक स्थिति को देख पाते हैं और उसका सर्वेक्षण कर हमें इसकी जानकारी दे पाते हैं। तो इनके लिए कुछ सैटेलाइट का निर्माण किया है। इन्हीं सैटेलाइट को क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन्हें मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब इन्हें बना लिया,
लेकिन इन्हें स्थापित कहां करना है? पृथ्वी की जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, मैंने बोला कि जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो इसके लिए एक परिक्रमण का पथ होगा, एक कक्षा होगी। उसी तरीके से जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर भी कुछ कक्षाएं होती हैं, मान लीजिए कुछ किलोमीटर ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। तो इस तरीके से ऊपर ऊपर कुछ कक्षाएं होती हैं, इनको इनमें स्थापित करना होता है। तो इन्हें स्थापित करने के लिए कुछ यानों की आवश्यकता होती है। उन्हीं यानों को प्रक्षेपण यान कहा जाता है और आपको प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों का ही अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ अब आपने उन उपग्रहों को यहां पर स्थापित कर दिया। मान लीजिए पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा या फिर पृथ्वी की भूतुल्यकाली कक्षा या सूर्य तुल्यकाली कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं आगे जाके हम पढ़ेंगे, इनमें आपने स्थापित कर दिया। तो अब उनने मान लीजिए पृथ्वी से जानकारी प्राप्त कर ली, तो आप तक वह जानकारी कहां से पहुंचेगी? तो आप तक उस जानकारी को पहुंचाने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाएगा, जिन संकेतों को एंटीना के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। और यहां पर कुछ ऐसे हब बनाए जाएंगे जो उन संकेतों को कन्वर्ट करने का काम करेंगे, आपको समझने योग्य बनाएंगे और आप तक उनको पहुंचाएंगे। तो इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं हम कक्षा मतलब ऑर्बिट और उपग्रह क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्बिट कक्षा की बात करते हैं। तो पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर का वह वृत्तीय पक्ष, कैसा पथ? वृत्तीय पथ, जिसमें उपग्रह परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। मान लीजिए कोई पृथ्वी है या फिर कोई पिंड है, खगोलीय पिंड है, जिसमें हम उपग्रह क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं। मान लीजिए इस तरीके की परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की परिक्रमा कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक पथ होगा ना, जिस पर वो लगातार परिक्रमा पृथ्वी की या किसी भी खगोलीय पिंड की करता रहेगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कक्षा या ऑर्बिट। क्लियर हुआ? कुछ चीजें होती हैं जैसे पृथ्वी से दूरी, दूसरा उपग्रह द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लिया गया समय। कोई उपग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर वह स्थित है। दूसरा, यह पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय ले रहा है, उसके आधार पर। साथ ही साथ इसका पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अक्षीय झुकाव कितना। अक्षीय झुकाव जानते हो आप, मान लीजिए पृथ्वी ऐसी है तो क्या वह इस तरीके से है, या फिर वह इस तरीके से है, या फिर वह इस तरीके से, उसका अक्षीय झुकाव कितना है। तो इन अक्षीय झुकाव, परिक्रमण में लिए गए समय और साथ ही साथ पृथ्वी से दूरी के आधार पर इन जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन सी है? एक होती है ध्रुवीय कक्षा, दूसरी होती है भूस्थैतिक कक्षा, तीसरी होती है तुल्यकाली, भूतुल्यकाली कक्षा, और चौथी होती है सूर्य तुल्यकाली कक्षा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उन्हें स्थापित करने के लिए 4 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। ध्रुवीय कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा, भूतुल्यकाली कक्षा और सूर्य तुल्यकाली कक्षा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक कक्षा को हम डिटेल में समझ लेते हैं। ध्रुवीय कक्षा क्या कहलाती है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीके से पृथ्वी होती है, आप लोगों ने पृथ्वी को देखा होगा, इस तरीके से पृथ्वी होती है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होती, थोड़ी सी गोल होती है, आप लोग समझ लेना, है ना। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, आप सभी को पता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हुआ? क्या क्या होता है? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये क्या कहलाते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और आप सभी को पता है कि यहां पर क्या जमी होती है? बर्फ जमी होती है। तो इस तरीके की कक्षा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हो, अर्थात इस तरीके से परिक्रमा की जाए, तो वो क्या कहलाती है? ध्रुवीय कक्षा कहलाती है। समझ लेते हैं। उपग्रह ध्रुव उत्तरीय तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर गुजरता है ध्रुवीय कक्षा में। ठीक है, तो ऐसी कक्षा जिसमें उपग्रह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है, वह क्या कहलाता है? ध्रुवीय कक्षा कहलाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए किया जाता है, जो परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन कई बार ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं और साथ ही साथ वे प्रतिदिन पूरी पृथ्वी के चित्र भेजते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी आप सभी को पता है कि पृथ्वी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से घूम रही है। पृथ्वी जब ऐसे घूमती रहती है और ये उपग्रह इधर से इधर की ओर जाते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई हमने सैटेलाइट लगा दी, इस तरीके की कोई सैटेलाइट लगी हुई है, तो यह इस तरीके से घूमेगी, तो यह क्या करेगी? पट्टी दर पट्टी उसकी फोटो लेते जाएगी, उसकी जानकारी एकत्रित
करते जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही घूर्णन करते हैं, यह कम समय में पृथ्वी का कई बार घूर्णन कर लेते हैं। लेकिन कैसा करते हैं? उत्तर से दक्षिण दिशा या दक्षिण से उत्तर दिशा में यह परिक्रमण करते हैं। तो जो उपग्रह इन कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। और ये जो कक्षाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं उन्हें ध्रुवीय कक्षा कहा जाता है। इन कक्षाओं में स्थापित जो उपग्रह होते हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है? वैज्ञानिक उपयोगों में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भूस्थैतिक कक्षा की। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के समान ही होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल या अपने अक्ष पे घूमना कितने में होता है, जिसे हम दिन और रात कहते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक रोटेशन कितने समय में लगाती है? तो वह 23 घंटे 56 मिनट में एक पूरा का पूरा क्या लगाती है? चक्कर लगा लेती है। जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि 24 घंटे में उसने एक पूरा चक्कर लगा लिया है। और इसी के आधार पर पृथ्वी का दिन और रात होता है। दिन और रात को आपने भूगोल में बहुत डिटेल में समझा होगा। तो इस तरीके से क्या करता है? रोटेशन लगाता है। तो ऐसी कक्षाएं जो पृथ्वी के घूर्णन काल के सापेक्ष होती हैं, ऐसी कक्षाएं भूस्थैतिक कक्षाएं कहलाती हैं। और इनमें जो स्थित उपग्रह होते हैं वो भूस्थैतिक उपग्रह कहलाते हैं। इनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के समान ही होगा। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, वह कैसे ऐसे जाएगी। मान लीजिए हमने यहां पर कोई सैटेलाइट लगा दी है, इस तरीके की सैटेलाइट है, तो वह क्या करेगी? पृथ्वी के घूमने के साथ साथ पृथ्वी का क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी और किसी एक स्थान की पूरी इमेज, पूरी जानकारी हम तक उपलब्ध कराती रहेगी। ध्यान रखिए, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह किसी एक स्थान की नहीं करते, यह विभिन्न विभिन्न स्थान की एक पट्टी दर पट्टी जानकारी भेजते हैं और अगले दिन वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये साथ में ही चलते हैं। यहां पर स्थापित है तो सिर्फ यहीं की जानकारी देगा और ऐसे ही पृथ्वी के साथ रोटेट करता जाएगा। क्लियर हुआ? इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। आप याद कर लीजिए, पूछा जाता है कि भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है या कितनी ऊंचाई पर भूस्थैतिक कक्षा उपस्थित होती है या भूस्थैतिक उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। तो कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक कक्षाएं होती हैं। और जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं उन्हें इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसमें स्थापित उपग्रहों का उपयोग संचार और मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। उनका उपयोग किसमें? संचार हेतु किया जाता है या फिर मार्गदर्शन हेतु किया जाता है। बहुत सारे सिग्नल वहां से प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम सिग्नल के रूप में कर सकते हैं। इनकी दिशा विषुवत रेखा की दिशा में ही होती है। ध्यान रखिए, कैसे होती है? विषुवत रेखा की दिशा में ही होती है। बात कर लेते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है? अभी हमने देखा था भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा में क्या होता है कि जो विषुवत रेखा होती है उसी के सापेक्षतः उपग्रह क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। लेकिन भूतुल्यकालिक कक्षा में इस तरीके से उपग्रह रोटेट ना करके यह कक्षा कुछ इस तरीके से होती है, या इस तरीके से हो जाएगी या फिर इस तरीके से हो जाएगी। अर्थात यह जो विषुवत रेखा है उसके समानांतर ना होकर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर ही होगी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी एक स्थान की जानकारी प्राप्त ना कर विभिन्न विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त करना। परंतु इसकी कक्षा विषुवत रेखा की दिशा में होना अनिवार्य नहीं है। भूस्थैतिक कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक रूप है। जो हमने भूस्थैतिक कक्षा पढ़ी थी वह भूतुल्यकालिक कक्षा का ही रूप है। क्यों? क्योंकि इसी में कुछ उपग्रह ऐसे आ जाएंगे, कुछ उपग्रह इस तरीके के आ जाएंगे, कुछ उपग्रह इस तरीके के आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे? पृथ्वी का रोटेशन करते रहेंगे। तो उसी में जो उपग्रह या जो कक्षा विषुवत रेखा के समानांतर होगी वह भूस्थैतिक कक्षा कहलाएगी और जो समानांतर नहीं होगी वह भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाएगी। क्लियर हुआ? एक होती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। यहां समझने का प्रयास करिए। हमने पढ़ा था ध्रुवीय कक्षा, मतलब इस तरीके का रोटेशन करें, और एक होती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, मतलब कोई उपग्रह है उसको इस तरीके से स्थापित कर दिया जाए कि वह सूर्य के समानांतर लगातार बना रहे। मान लीजिए ये सूर्य है और इसका प्रकाश इस तरीके से पड़ रहा है और वह पृथ्वी का रोटेशन इस दिशा में कर रहा है, अर्थात हमेशा सूर्य के सामने उसकी स्थिति बनी रहे। तो इस तरीके की जो कक्षा रहेगी वह कक्षा क्या कहलाएगी? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहलाएगी। यदि उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य पृथ्वी की रेखा के सापेक्ष सभी ऋतुओं में एक समान रहे तो उसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। उपग्रह की कक्षीय परिक्रमा का समय
पृथ्वी के घूर्णन समय के बराबर होता है। मतलब यह कक्षा कैसे होती है, पृथ्वी जिस जिस तरीके से रोटेट करती जाएगी उसी तरीके से वह भी रोटेट करता जाएगा। मतलब वह सूर्य के सामने हमेशा बना रहेगा। कैसा बना रहेगा, सूर्य के हमेशा सामने बना रहेगा। यह कक्षा दृश्य प्रकाश तथा अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करने वाले सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए उपयोगी होती है। अर्थात ऐसे सुदूर संवेदी उपग्रह यहां पर स्थापित किए जाते हैं इस कक्षा में जो दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये तो हमने समझ ली क्या कक्षाएं की 4 प्रकार की कक्षाएं जिनमें हम उपग्रहों को स्थापित करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। भूस्थैतिक उपग्रह, तो ये भी जिस तरीके से अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए जाएंगे तो उन कक्षाओं के आधार पर उपग्रह भी होते हैं। जैसे भूस्थैतिक उपग्रह, तो जो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, और भूस्थैतिक कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। तो इन कक्षाओं में जिन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है उन उपग्रहों को भूस्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं उनकी जो परिक्रमण की अवधि होती है वह पृथ्वी की परिक्रमण की अवधि के बराबर होती है। अर्थात 23 घंटे 56 मिनट 45 सेकंड के करीब इनकी गति होती है। इनसेट श्रेणी के जो संचार उपग्रह होते हैं वह भूस्थैतिक उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनसेट श्रेणी के जितने भी उपग्रह हैं उन्हें कहां पर स्थापित किया जाता है, भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। फिर आता है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह कैसे कहलाते हैं, तो पृथ्वी के पृष्ठ से 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जो उपग्रह होते हैं उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। और यह किस तरीके में परिक्रमा करते हैं, तो ध्रुवों के इस तरीके से ध्रुवों के लंबवत यह परिक्रमा करते हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर परिक्रमा करते हैं। यह पृथ्वी के ध्रुवों की परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं। इनका आवर्तकाल कितना होता है, 100 मिनट होता है। अर्थात 100 मिनट में लगभग 1.5 घंटे में क्या करते हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमा, या 1.25 घंटे में पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। इनकी उपयोगिता क्या क्या है, किनकी उपयोगिता, तो जो हम पढ़ रहे हैं ध्रुवीय उपग्रहों की, ये किसी भी अक्षांश में दिन में कई बार गुजर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो घूमने का काल है, परिभ्रमण का काल है, वो 100 मिनट होता है। तथापि इस पर लगे कैमरे के द्वारा किसी एक अक्ष में केवल पृथ्वी की एक छोटी पट्टी का ही दृश्य लिया जा सकता है। एक छोटी सी पट्टी का दृश्य बार बार यहां पर लिया जा सकता है। यह एक दिन में पट्टी दर पट्टी पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण करते हैं। क्यों करते हैं पृथ्वी का सर्वेक्षण, क्योंकि पृथ्वी तो रोटेट ऐसे कर रही है और यह कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो कुछ समय बाद ये दूसरी स्थिति का परीक्षण करेंगे, फिर दूसरी स्थिति का परीक्षण करेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण कर लेते हैं। इसके द्वारा सूचनाएं सुदूर संवेदन, मौसम विज्ञान के साथ साथ पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए भी उपयोगी होता है। क्लियर हुआ। अब हम समझ लेते हैं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। सरल सी बात है, सरल सी भाषा में आपको समझा देता हूं एक लाइन में। क्या होता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमें अंतरिक्ष में कुछ कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित करना होता है। ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वह अन्य अन्य जगह पर अन्य अन्य तरीके से स्थापित किए जाते हैं। और इन स्थापित करने के तरीकों के आधार पर कुछ कक्षाएं होती हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। और इन्हीं कक्षाओं में जो अलग अलग कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उन कक्षाओं के नाम के आधार पर इन उपग्रहों को भी जाना जाता है। लेकिन इन्हीं उपग्रहों को उन कक्षा तक ले जाने के लिए आपको कुछ प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक उपग्रह हैं जो किसी चीज पर नजर रख रहे हैं, लेकिन आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। मान लीजिए आपको इंदौर से भोपाल जाना है, तो इंदौर से भोपाल जाने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, या तो आपको कार का सहारा लेना पड़ेगा, या बस का सहारा लेना पड़ेगा, या ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा, या बाइक का सहारा लेना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सहारे वाली चीजें हैं ये अलग अलग हैं। मान लीजिए आप सिर्फ अकेले हैं तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, है ना। तो आपका कम वजन है, कम वजन ले जाने के लिए आप बाइक का आविष्कार कर सकते हैं, बाइक का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ 10 लोग हैं या थोड़ा सा बोझ है तो आप बस का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, आप ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कम समय में वहां पर पहुंचना है, आप एरोप्लेन का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ले जाने के लिए जो अलग अलग माध्यम हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण यान कहा जाता है। हमारे यहां इनको परिवहन कहा जाता है, और यदि यही उपग्रहों को ले जाएं तो उन्हें प्रक्षेपण यान कहा जाता है। और जिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है उसी प्रौद्योगिकी को प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी कहा जाता है।
अब प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप जो उपग्रहों को, चाहे वह भूतुल्यकालीय उपग्रह हो, चाहे सूर्यतुल्यकालीय उपग्रह हो, चाहे ध्रुवीय उपग्रह हो, कोई भी हो, उन्हें उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं कि जब हम इन उपग्रहों को लॉन्च कर रहे होते हैं तो इन्हें लॉन्च कहां से करें ताकि हमें ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़े, कम ऊर्जा के आधार पर उन्हें हम कक्षाओं में स्थापित कर सकें। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कोई प्रक्षेपण यान असफल हो जाता है, बीच में ही जाकर रुक जाता है, तो वह वापस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वापस आता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि यदि वह असफल होकर वापस आता है तो उसका नुकसान ना हो या उससे पृथ्वी पर किसी स्थान पर नुकसान ना पहुंचे, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए हम कुछ चीजों को ध्यान में रखकर इनको प्रक्षेपित करते हैं। सबसे पहले इन चीजों में हम देखते हैं कि जो प्रक्षेपण स्थल है जहां से हमें इन यानों को प्रक्षेपित करना है, उनका चुनाव करने के लिए किन स्थानों को देखना होगा। तो हम ऐसी जगह से उनको प्रक्षेपित करेंगे जो आबादी वाले क्षेत्रों से दूर हो। आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा, जो श्रीहरिकोटा है वहां से सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा, वहां से आपने देखा होगा जितने भी उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया जाता है। वहीं से लॉन्च क्यों किया जाता है? क्योंकि वह आबादी वाले क्षेत्र से दूर है और समुद्र के बहुत करीब है। अब यही क्यों देखा जाता है? यह इसलिए देखा जाता है, मान लीजिए कोई प्रक्षेपण यान जा रहा है, कोई रॉकेट जा रहा है और बीच में जाकर वह असफल हो जाता है। यदि यह आबादी वाले क्षेत्रों से प्रक्षेपित किया जाता तो यह वापस टूटकर जब वो गिरता, असफल होकर गिरता, तो वह आबादी वाले क्षेत्रों में गिरता, जिससे जान और मान की हानि बहुत ज्यादा हो जाती। इसलिए हम इसे कहां पर प्रक्षेपित करते हैं? समुद्र तट के समीप प्रक्षेपित करते हैं, ताकि यदि यह असफल होकर गिरता है तो यह समुद्र में गिरे, जिससे कि जनता को जान और माल की हानि ना हो। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? जो प्रक्षेपण स्थल है उसको भूमध्य रेखा के निकट ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि जो भूसमाकालिक स्थानांतरण कक्षा होती है उसमें प्रवेश कराने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उतना ज्यादा काम नहीं करता है, उतना ज्यादा काम करता है, इसलिए ये क्या करते हैं? इसमें ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है और यह स्थापित हो जाते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमती है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाए वह पूर्व से पश्चिम दिशा में किया जाए, ताकि वह आसानी से ही उस कक्षा में स्थापित हो जाए और पृथ्वी का घूर्णन करने लगे। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में प्रक्षेपण यान कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने चरणों में देखा जाता है। तो इन्हें 5 चरणों में बांटा गया है और इसी के आधार पर हम इन्हें कह सकते हैं कि भूस्थितिक उपग्रह की जो पीढ़ियां हैं वह कितने प्रकार की हैं? वह 5 प्रकार की हैं। अब यह पीढ़ियां 5 आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है इन पीढ़ियों को? तो देखिए, पहले क्या होता था? पहले हमें कम ऊंचाई पर भूस्थितिक उपग्रहों को स्थापित करना होता था, या फिर मान लीजिए ध्रुवीय उपग्रहों को स्थापित करना होता था। तो हमें जब स्थापित करना होता तो सबसे पहले हम क्या करते थे? कम भार के जो उपग्रह होते थे उन्हें भेजते थे। तो कम भार के उपग्रहों को ले जाने वाली तकनीक का हमने विकास किया। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, हमारे जो उपग्रह थे उनका आकार बढ़ता गया, उनमें टेक्नोलॉजी और जुड़ती गई, उनका भार बढ़ता गया, आकार बढ़ता गया। दूसरा, अब हमें उन्हें और ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित करना था। तो जैसे जैसे इनकी ऊंचाई, जैसे जैसे इनका भार बढ़ता गया, उस आधार पर इनकी पीढ़ियां भी बढ़ती गईं। तो इस आधार पर इनकी कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी के जो उपग्रह थे वह था SLV प्रकार का। SLV-3 जो था वो सैटेलाइट, सबसे सफल सैटेलाइट माना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो आपके उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, उन्हें लॉन्च करने वाली मशीन या लॉन्च करने वाला व्हीकल। तो SLV-3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह इसका ही सफल वर्जन फिर आगे जाकर ASLV के रूप में सामने आया था। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1980 को किया गया था। कब किया गया था? 18 जुलाई 1980 को। इसके साथ ही भारत ने स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना लिया था। पहले भारत के पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं थी जिसके माध्यम से वह भूस्थितिक कक्षा में उपग्रहों को स्थापित कर सके। वह दूसरे देशों की सहायता से भूस्थितिक या फिर कोई भी जो सैटेलाइट होती थी उन्हें स्थापित करने की सहायता लेते थे। लेकिन SLV के सफल परीक्षण के द्वारा जो SLV-3 का लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 1980 को, इसके माध्यम से सफल तरीके से हमने जो हमने अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी और हमने विश्व में ऐसा 6ठा स्थान प्राप्त कर
लिया था। हम विश्व में ऐसा करने वाले छठे देश के रूप में उभर कर सामने आए थे। विशेष क्या था? तो इस सैटेलाइट में यह सैटेलाइट 4 चरणों वाला था और कैसा था? साधारण क्षमता का उपग्रह ले जाने वाला था। अर्थात यह साधारण क्षमता के उपग्रहों को ले जाने के लिए काम में लाया जाता था। कितने भार तक के उपग्रह को ले जाता था? तो यह 40 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। ऐसे उपग्रहों को जिनका भार 40 किलोग्राम होता था, उन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का यह कार्य कर सकता था। तो क्लियर हुआ। यदि पहली जो पीढ़ी थी उसमें आता है SLV आता है, जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। इसमें SLV-3 का जो परीक्षण है वो 18 जुलाई 1980 को किया गया था और इसका सफल परीक्षण के आधार पर भारत विश्व में 6वां स्थान प्राप्त कर लिया था। और यह विशेष यह था कि यह 4 चरणों वाला था और कैसा था? साधारण क्षमता वाला था। इसमें 40 किलोग्राम वर्ग तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता था। अगला आता है, इसमें बात करें कि ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? तो ईंधन के रूप में हम इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग करते थे। प्रणोदक के रूप में किसका उपयोग करते थे? ठोस ईंधन का उपयोग करते थे। इसके कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण हुए थे, जिसमें द्वितीय और चतुर्थ पूर्णतः कैसा रहा था? सफल रहा था। कौन सा? दूसरा और चतुर्थ पूर्णतः सफल रहा था, बाकी सभी क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। ASLV ये क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। यह SLV-3 का संवर्धित रूप होता है, मतलब इसमें कुछ चीजों में सुधार करके एक नए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जो उससे अधिक भार और अधिक ऊंचाई तक उपग्रहों को ले जा सके। उद्देश्य क्या था? 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विशेषता यह थी कि जो SLV था वह 4 चरणों वाला था और इसे थोड़ा सा डेवलप करके 5 चरणों वाला बनाया गया था। यह क्या था? 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इसमें भी जो ईंधन के रूप में प्रणोदक ठोस का उपयोग किया गया था, अर्थात इसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता था। ध्यान रखिए 4-5 चरण थे, जिसमें से प्रथम एवं द्वितीय चरण में HTPB प्रणोदक का उपयोग किया जाता था। HTPB का फुल फॉर्म क्या था? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। तो इसका उपयोग किया गया था। उसी तरीके से तीसरे और चतुर्थ चरण में HEF-20 प्रणोदक का उपयोग किया गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें अलग अलग प्रणोदक, अलग अलग ईंधन का उपयोग किया जाता था। इसके कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए थे। तो कितने प्रक्षेपण कराए गए थे? 4। SLV के भी 4 कराए गए थे, जिसमें से 2 असफल हुए थे, 2 सफल हुए थे। इसी तरीके से इसके भी 4 प्रक्षेपण कराए गए थे। अगले प्रक्षेपण यान की बात करते हैं, उसका नाम है PSLV, अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात जो ध्रुवीय उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अभी हमने देखा कि ये 100 से 150 किलोमीटर तक ASLV लॉन्च कर रहे थे और पृथ्वी की निचली कक्षा में उन्हें स्थापित कर रहे थे। हमने इनमें और सुधार किया और अब हमने उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ अधिक भार वाले उपग्रहों को पहुंचाने के लिए एक नए लॉन्च व्हीकल को तैयार किया, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा गया। इसका उद्देश्य था 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ध्रुवीय सूर्य तुल्यकाली कक्षा में स्थापित करना। किसमें स्थापित करना? ध्रुवीय सूर्य तुल्यकाली कक्षा में। और कितने किलोग्राम तक के? 1200 किलोग्राम तक के। तो इतने हैवी जो उपग्रह थे उनको ले जाने के लिए इसे बनाया गया था। विशेष क्या था? तो यह 4 चरणों वाला ध्रुवीय प्रक्षेपण यान था, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान था। अर्थात यह 4 चरणों का होता था, जिसमें ईंधन का अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता था। प्रथम और जो द्वितीय चरण था उसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता था और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण था, ये प्रथम और इसमें क्या है? तृतीय है। प्रथम और तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक का और द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता था, अर्थात द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता था। पहले और तीसरे में ठोस ईंधन का और दूसरे और चौथे में द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता था। यदि ईंधन की बात करें तो ठोस प्रणोदक के रूप में किसका? जो HTPB है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन, इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता था। और जो अमोनियम परक्लोरेट है उसका ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता था। किसका? अमोनिया परक्लोरेट। तो इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता था और जो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था।
द्रव प्रणोदक की बात करें या द्रव ईंधन की बात करें तो इसमें अनॉक्सीमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता था, जो कमरे के ताप पर द्रवीकृत होता था। तो इस तरीके से इसमें ठोस और द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता था। ये नाम आप याद रख लीजिए, यदि ये आप फैक्ट में डालते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसकी कुल कितनी उड़ानें की गई? 3 उड़ानें कराई गई हैं। इसमें एक तेज है जो TES तेज, यह PSLV द्वारा लॉन्च भारत का पहला सैनिक उपग्रह था। कौन सा था? पहला सैनिक उपग्रह जो समुद्री इलाकों और चीन तथा पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर नजर बनाए रखता है। क्लियर है? तो यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि PSLV के द्वारा जो कक्षा है, ध्रुवीय कक्षा है, वहां पर स्थापित करने वाला पहला सैनिक उपग्रह था। क्या करता है यह? एक तो समुद्र से लगी सीमाएं, दूसरा पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं की क्या करता है? देखरेख करता है। अगली तकनीकी है, अगली पीढ़ी में आता है GSLV, जियो स्टेशनरी ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यह 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई इनके चरण कम करते गए। ठीक है, पहले 5 चरण थे, फिर 4 चरण हुए, फिर 3 चरण आए। तो 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक है। और हमने देखा था कि जो भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो उपग्रहों को अधिक भार के साथ और अधिक ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए GSLV तकनीकी का उपयोग किया गया। यह भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ईंधन के रूप में प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक और तृतीय चरण की बात करें तो यहां क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। अर्थात ध्यान रखिए, इसमें ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। इस तरीके से इसे बनाया गया। समझ लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। तो क्रायोजेनिक का अर्थ होता है निम्नतापी, जो निम्न ताप पर कार्य करे। इसमें -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। इसमें ईंधन की ज्वलन की दर नियंत्रित की जा सकती है। इसमें क्या की जा सकती है? ईंधन की जो ज्वलन की दर है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करने वाला कौन सा देश है? 6वां देश है। इससे पहले 5 देश और थे जो क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर सके थे। इसके बाद 6वें स्थान पर हमने स्थान प्राप्त किया था। अब बात कर लेते हैं हम सबसे नवीन तकनीकी, जिसे कहा जाता है RLV, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब इस तरीके की सैटेलाइट या इस तरीके का लॉन्च व्हीकल जिसे हम प्रक्षेपित तो कर सकते हैं उपग्रह को। ध्यान रखिएगा, जितनी भी अभी तक हमने सैटेलाइट पढ़ी हैं या प्रक्षेपण यान पढ़े हैं, वह उपग्रहों को ले तो जाते थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आते थे। एक बार उनका उपयोग किया, बस ये उपग्रहों को वहीं पर छोड़कर वहीं पर नष्ट हो जाते थे। ये क्या करते थे? जिस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इनके क्या होते हैं? बहुत सारे इस तरीके के कक्ष होते हैं। तो ऐसे कक्ष बने होते हैं। ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इसका ईंधन खत्म हुआ, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसका ईंधन उपयोग करने लगते हैं, इसका खत्म हुआ, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसका उपयोग करने लगते हैं, इसका खत्म हुआ, इसको छोड़ते हैं और इसके साथ ही उपग्रह को आगे लेके बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, उनमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो RLV है, ये क्या है? यह बाहर तो जाता है, उपग्रहों को लेके तो जाता है, लेकिन कृत्रिम उपग्रहों को स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट के आ जाता है। इसका उद्देश्य है पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान, अर्थात इसे अंतरिक्ष के कार्य को पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। तो इसके लिए इसे बनाया गया है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ था कि आपको भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीकी, ध्यान रखिए वहां पर कॉमा नहीं लगा हुआ है, वहां पर एक ही शब्द, वरना आप सोचो कि भूस्थितिक उपग्रह अलग हैं और फिर प्रक्षेपण यान तकनीकी की पीढ़ियां अलग हैं। वो एक ही चीज है, वो आपको अध्ययन करना था और उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ साथ क्या कक्षाएं क्या होती हैं, उनमें उपग्रह क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें लॉन्च किया जाता है, किस तरीके की पीढ़ियां आई और किस तरीके से उन्हें प्रक्षेपित किया गया, हमने इन सभी को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।